गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसपी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज इसके पहले पढ़ेंगे इसके प्रारूप, एमएसपी क्या है, एमएसपी में शामिल फसलें पढ़ेंगे, एमएसपी की गणना कैसे होती है, एमएसपी के लाभ और चुनौतियां और नीति आयोग की सिफारिश और पीएम आशा योजना के बारे में। मूल्य जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं: समर्थित मूल्य, अधिशासित मूल्य, नियंत्रित मूल्य और बाजार मूल्य। समर्थित मूल्य वह मूल्य कहलाता है जो सरकार द्वारा किसानों के एमएसपी के रूप में दिया जाता है। एमएसपी एक प्रकार की सब्सिडी होती है जिसके द्वारा सरकार किसानों को बाजार के उत्पादन की गिरती कीमतों से सुरक्षा देता है। ये जो होता है समर्थित मूल्य, गिरती कीमत, जैसे कि 100 रुपये का गेहूँ में मतलब उत्पादन करने में पर केजी गेहूं में 100 रुपया लगा, लेकिन अभी बाजार मूल्य हो गया है 75 रुपये, तो किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमएसपी को लाया गया है। एक होता अधिशासित मूल्य, इसे वैधानिक मूल्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया, जिसे खरीदार चुकाने के लिए बाध्य होता है। जो खरीदने वाला आदमी होता है वो चुकाने के बाद, जैसे गन्ने पर सरकार एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस घोषित करती है, उचित और लाभकारी कीमत, जो अधिशासित या प्रशासनिक मूल्य होता है। अतः चीनी मिल मालिक इस मूल्य को चुकाने के लिए बाध्य होता है। अब देखिए नियंत्रित मूल्य। नियंत्रित मूल्य वह मूल्य होता है, ये जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1950, ये अधिनियम जो है 1955 के अंतर्गत जितने भी वस्तु अभी इसमें जितने वस्तु शामिल किया सिर्फ उस पर नियंत्रण के लिए होता है, जो इस अधिनियम के अंदर शामिल है। वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। सरकार द्वारा वस्तुओं के अधिकतम कीमत और न्यूनतम कीमत को तय कर देती है, जिससे उपभोक्ता वर्ग को नुकसान ना हो। जैसे मास्क में जो कोरोना टाइम में हुआ था, मास्क चाहता तो महंगा हो सकता था क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इस अधिनियम के तहत मास्क था, सैनिटाइजर था, इसे नियंत्रित मूल्य कहा जाता है। इसमें नियंत्रित मूल्य था क्योंकि ये जो सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, ये सारा वस्तु जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता था। अब देखिए बाजार मूल्य, यह वह मूल्य होता है जिस पर बाजार में वस्तु और सेवा का क्रय और विक्रय होता है। बाजार मूल्य बाजार मूल्य शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मांग और आपूर्ति को बाजार मूल्य की शक्ति कहा जाता है। मांग और आपूर्ति दोनों अगर बराबर रहेंगे तो कीमत समान रहेगी, लेकिन अगर मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कम हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। मतलब मांग ज़्यादा है और आपूर्ति मतलब बन कम रहा है, उत्पादन कम हो रहा है उस चीज़ का, तो कीमत बढ़ जाएगी। अगर मांग कम है, आपूर्ति बढ़ गई तो कीमत घट जाएगी, क्योंकि आदमी खरीदने वाला है ही नहीं, तो कम में बेचेगा। अब देखिए वैधानिक मूल्य या अधिशासित मूल्य और वैधानिक मूल्य, समर्थित मूल्य में अंतर क्या है? अधिशासित मूल्य वैधानिक मूल्य होता है, जबकि समर्थित मूल्य वैधानिक मूल्य नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। इसके लिए खरीदार जो है, वैधानिक मूल्य के लिए खरीदार बाध्यकारी होता है, लेकिन समर्थित मूल्य के लिए कोई खरीदार बाध्यकारी नहीं होता है। एमएसपी वह समर्थित मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से एफसीआई के माध्यम, जो कल पढ़ रहे थे एफसीआई के माध्यम से खाद्य और गैर खाद्य फसलों का अधिग्रहण करती है। एमएसपी की घोषणा फसल बुआई से पहले की जाती है। एमएसपी की घोषणा जो फसल बुआई से पहले कर दी जाती है, हर साल होती है, ये बुआई से पहले कर दी जाती है। न्यूज़ में आता है हर साल की अब इस बार सरकार ने एमएसपी पे गेहूं इतना रुपया हो कर दिया है, ये उतना रुपया कर दिया, इतना कुंटल कर दिया है, इतना रुपये कुंटल हो गया है। पहले इस चीज़ की मतलब बुआई से पहले इसकी घोषणा कर देती है। खरीफ और रबी फसल, एमएसपी की घोषणा खाद्य और गैर खाद्य दोनों फसलों पर की जाती है। एमएसपी में शामिल फसलें, वर्तमान में एमएसपी में कुल 23 फसलें शामिल हैं, जिसमें गन्ना पर एफआरपी की घोषणा की जाती है।
23 फसलें में 20 खाद्य फसलें हैं और 3 जो है गैर खाद्य है। 3 गैर खाद्य फसलें देखिए क्या है, कपास, कच्चा पटसन मतलब जूट, कोपरा मतलब कच्चा नारियल। 20 खाद्य फसलें में जो 7 प्रकार के अनाज में 20 खाद्य फसलें में पहला 7 प्रकार के अनाज में देखिए क्या, गेहूँ, चावल और धान एक ही हुआ। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ। और 5 प्रकार के दालें, मूंग, मसूर, चना, उड़द और तुअर। ये 5 प्रकार के दाल हो गए। 7 प्रकार के तेलहन तिलहन जिसमें तिल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली, कुसुम और नाइजर सीड। याद रखना है, तिल, सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली, कुसुम और नाइजर सीड। वाणिज्यिक फसलें में जो है गन्ना, गन्ने पर एफआरपी की घोषणा की जाती है। उपयुक्त 20 खाद्य फसलों में 14 खरीफ फसल हैं और 6 रबी फसल है। 6 रबी फसल जो है धान, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, ये ठंड के मौसम में उपजाई जाती है। मौसम में ना, ठंड के मौसम में काटी जाती है। हाँ, खरीफ फसलें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली, नाइजर सीड और गन्ना। ये देखिए अभी जो बता रहे थे कि एमएसपी की घोषणा होती है। धान का जो पहले था दाम, पहले था 2183 रुपया, मतलब 23-24 के वित्त वर्ष में। फिर 24-25 के वित्त वर्ष में 2300 किया गया, जो बढ़ के 117 रुपया बढ़ा है। इसी तरह सारे धान का ए ग्रेड धान, ज्वार हाइब्रिड, इसी तरह जिसका बढ़ा है बस वो दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे तुअर, अरहर, अरहर पहले 7,000 था, अब 7,550 है, मतलब 550 रुपया बढ़ गया। इसी तरह सारे जो इस बार बढ़े हैं उस अनाज का डिटेल्स है ये। अब आगे पढ़ते हैं बागवानी फसलें। एक बार फिर से दिखा सोलो करके, वैसे ये क्रोम वेबसाइट पे मिल जाएगा, कभी भी देखना चाहो तो। बागानी फसलें, बागानी फसलों में फल, सब्जी, मसाले इत्यादि को शामिल करते हैं, जबकि खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल और मोटे अनाज को शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन लगभग 330 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि बागानी फसलों का उत्पादन जो है लगभग 350 मिलियन मीट्रिक टन है, जो खाद्यान्न फसलों से अधिक अधिक है। पिछले 5 वर्षों में लगातार देश में खाद्यान्न फसलों की तुलना में बागानी फसलों का उत्पादन अधिक रहा है। भारत भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में पहले या दूसरे स्थान पे है। भारत में अधिकांश कृषि भूमि का उपयोग खाद्यान्न फसलों के लिए किया जाता है, बागानी फसलों की तुलना में, जबकि कुल उत्पादन देख में यहाँ जो लिखा है अधिकांश जो भूमि है कृषि के लिए यूज किया जाता है, मतलब खाद्यान्न फसलों के लिए, बागानी फसलों के लिए कम यूज करता है, जबकि कुल उत्पादन बागानी फसलों का अधिक होता है और बागानी फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है कम जमीन पे भी, कम भूमि पे। इसका मुख्य कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता खाद्यान्न फसलों की तुलना में बागानी फसलों का अधिक है। ठीक, वर्तमान में खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता औसतन लगभग 2 से 3 टन है, जबकि बागानी फसलों की उत्पादकता लगभग प्रति हेक्टेयर औसतन 12 से 15 टन। सोचिए कितना गुना आ गया है। भारत में वर्तमान में बागानी फसलों को एमएसपी में शामिल नहीं किया जाता है। कारण बागानी फसलें अति शीघ्र खराब होने वाली फसल है, जिससे इसका भंडारण कठिन होता है, तथा इसके भंडारण के लिए शीत भंडार गृह की आवश्यकता होती है। भारत में शीत भंडार गृह अत्यंत कम है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश में 30 से 32% फल और सब्जी बेहतर भंडार के अभाव में बर्बाद हो जाता है। यह बर्बाद होकर मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है, जो वातावरण में तापमान वृद्धि में सहायक होता है। देखिए बर्बाद होने के बाद तापमान में भी वृद्धि करता है। अब एफआरपी के बारे में पढ़ते हैं। एफआरपी जो है फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, उचित लाभकारी कीमत। वर्तमान में सरकार गन्ने पर एफआरपी की घोषणा करती है। वर्ष 2006 में छह से पहले जो था, गन्ने पर एमएसपी की घोषणा की जाती थी, न्यूनतम वैधानिक मूल्य। रंजन राजन समिति के सिफारिश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर 55 के गन्ना नियंत्रण मूल्य आदेश 1966 के तहत गन्ने पर एफआरपी
की घोषणा की जाती है। एफआरपी हमेशा एमएसपी से अधिक होता है। एफआरपी अधिशासित या वैधानिक मूल्य होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफसीआई गन्ने को छोड़कर अन्य सभी फसलों का अधिग्रहण करता है। अन्य सभी फसलों जो है टोटल 23 जिसमें गन्ना को माइनस किया जाए तो मतलब 22 फसलों को, जबकि गन्ने का अधिग्रहण एफसीआई नहीं करता है बल्कि उसे एफआरपी मूल्य पर चीनी मिल मालिकों को विक्रय किया जाता है। यह अधिशासित मूल्य होता है जिसे चीनी मिल मालिक किसानों को भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। गन्ना खड़ी फसल है। देखिए ये जो लिखा किसानों के लिए बाध्यकारी होता है, तो चीनी मिल मालिक को नुकसान नहीं होता है क्योंकि सरकार उसको पैसा दे देगी। अगर उसको लॉस लगेगा सरकार उसको पैसा दे देगी। जिसका उत्पादन वर्ष में एक बार, ये एमएसपी पे नहीं दिया जाता, ये तो मतलब हर किसान को एमएसपी दिया जाता है, लेकिन ये सीधा खाद मिल चीनी मिल मालिक को ही दिया जाता है इसका जो नुकसान उसको होता है। गन्ने का अधिक दिनों तक संग्रह नहीं किया जाता, इससे गन्ने के वजन में कमी आएगी। वजन में क्योंकि उसका रस सूख जाएगा तो कमी आएगी। इसमें सुक्रोज की मात्रा, मतलब सुक्रोज मतलब चीनी की मात्रा, जिससे गन्ने का गुणवत्ता प्रभावित होगा अतः इसे चीनी मिल मालिक को विक्रय कर दिया जाता है। भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा उपभोग देश भी है। सबसे बड़ा उपभोग देश भारत है। गन्ने का मुख्य रूप से 3 प्रकार से उपयोग किया जाता है: चीनी, गुड़ और इथेनॉल। इथेनॉल जो है जैव ईंधन होता है जो पेट्रोल और डीजल की तरह कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। यूपी देश में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन करता है। यूपी देश में सबसे अधिक उत्पादन करता है इथेनॉल का, क्योंकि यूपी में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जैव ईंधन नीति 2018 लाया गया, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, मतलब E20। भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा बड़ा आयातक देश है। अमेरिका, चीन और भारत। भारत अपने कुल मांग का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इस प्रकार कच्चे तेल को लेकर भारत आयात निर्भरता बहुत अधिक है। अतः कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2021 में 10% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त कर ली। 2021 में 10% पेट्रोल में तेल एथेनॉल मिलाया जा चुका है तथा नीति आयोग जो है 2025-26 में इसमें 20% का लक्ष्य रखा है 25-26 तक में। अब देखिए एमएसपी की गणना कैसे होती है। एमएसपी की गणना में जो है कृषि मूल्य आयोग होता है, जिसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग ये जो होता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक निकाय है। ये जो है CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सहायक निकाय है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस CACP जो है एमएसपी और एफआरपी की गणना करता है, इसकी अनुशंसा और संस्तुति करता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति इसकी घोषणा और अनुमोदन करता है। फिर CACP का फुल फॉर्म जो है कैबिनेट इसका जो आर्थिक मामले का CCEA होता है, कैबिनेट कमिटी। इसका डिटेल्स यहाँ पढ़ते हैं आगे। भारत में एमएसपी की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। इसी टाइम दोबारा पीडीएस प्रणाली भी लागू किया गया 1965 में ही। 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस CACP मूल्य कर दिया गया। एमएसपी और एफआरपी की गणना करना तथा उसकी संस्तुति करना CACP की अनुशंसा बाध्यकारी नहीं होती है। CACP जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सहायक इकाई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सहायक इकाई है। एमएसपी और एफआरपी की घोषणा और अनुमोदन का कार्य CCEA कमीशन कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। एमएसपी का जो उद्देश्य क्या है? एमएसपी कृषकों को निम्न आय फंदे से बाहर करता है। जैसे देखिए बेहतर मानसून रहा तो आय बढ़ेगी, फिर बचत बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन
हो जाएगा, सॉरी, अच्छा आय उल्टा लिख दिया। निम्न आय फंदे में क्या होगा, आय कम है, देखिए आय इसमें कम, वो गलती से ऊपर आइकन दबा गया है। आय कम है, बचत कम हुआ, निवेश कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, फिर उसके बाद आय कम होगा, वाजिब है, जिसके किसान देखिए रो रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए उच्च आय, आय में वृद्धि करेगा। आय में वृद्धि किस लिए कैसे होगा, क्योंकि जब एमएसपी मिलेगा तो उचित मूल्य पे जब अनाज को बेचा जाएगा या बिक जाएगा किसी का, तो उसकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो निवेश ज़्यादा करेगा उस, फिर उत्पादकता बढ़ेगी, फिर देखिए खिलखिला गया किसान। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से आप क्या समझते हैं? एमएसपी कृषकों को निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाता है? 150 शब्द में आप कम तो लिख सकते हैं। एमएसपी जो होता है बीमित मूल्य होता है, जो किसानों को उसके अनुपात की गिरती कीमतों से सुरक्षा देता है। बीमित मूल्य मतलब बीमा, सुरक्षा। देखिए जब बेहतर मानसून होता है तो उत्पादकता बढ़ेगी, आपूर्ति भी बढ़ जाएगी, इस वजह से मूल्य में कमी आ जाएगी, तो किसानों को हो जाएगा नुकसान, ये है जोखिम। इस जोखिम से बाहर निकलने के लिए सरकार एमएसपी देती है, जिससे फिर उसको आय मतलब उसका नुकसान कम होगा, जिस वजह से फिर उसे आय होगी, तो फिर वो निवेश करेगा, फिर उत्पादकता बढ़ेगी। एमएसपी की गणना, भारत में सीएसीपी एमएसपी की गणना के लिए निम्न कारकों का उपयोग करती है। सीएसीपी जो है निम्न गणना के लिए निम्न कारकों का उपयोग करती है। पहला जो है मांग आपूर्ति। मांग आपूर्ति, मांग आपूर्ति का मतलब हुआ कि मांग के अनुसार एमएसपी कितना देना चाहिए, उस अनुसार अगर जैसे मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो लाजमी है कि एमएसपी ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि सरकार उस चीज़ को जल्दी खरीद के उसको फिर बाजार में बेचेगी। फिर बाजार मूल्य, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य। फिर किसान का उत्पादन लागत, किसान का जो उत्पादन लागत, ये वही जो किसान कितना रुपया खर्च करके किसान मतलब मान लेते हैं कि 1 केजी है गेहूँ है, उसमें कितना लागत लगा सिंचाई में, जुताई में, उस सब के अनुसार उससे ज़्यादा हमेशा एमएसपी उससे ज़्यादा होगी। उत्पादन लागत में 50% की वृद्धि, उत्पादन लागत जो होती है, जो उत्पादन लागत हुआ उसमें 50% की वृद्धि करके। उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव, उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव का मतलब ये हुआ कि अगर मांग, अगर महंगाई बढ़ जाएगी उस वजह से, मतलब ऐसा हो जाए कि मांग बढ़ जाए, एमएसपी से गेहूं का दाम जो है बढ़ जाए, तो और जो उपभोक्ता वर्ग है उसके लिए महंगा हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है एमएसपी लागू करती है, एमएसपी लागू कर देती है। कोई भी जैसे गेहूं पे, गेहूं की आपूर्ति कम हो गई, ठीक, ये उपभोक्ता वर्ग पे पड़ने वाला प्रभाव के बारे में बताया। गेहूं की आपूर्ति जैसे कम हो गई है, ठीक, अब सरकार क्या करेगी, अगले साल एमएसपी पे तो गेहूं पे एमएसपी ज़्यादा बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, किसान लोग प्रोत्साहित होंगे गेहूं उत्पादन करने के, तो वो क्या करेंगे, गेहूं का उत्पादन बढ़ा देंगे, जिससे आपूर्ति फिर बढ़ जाएगी। तो आपूर्ति जब बढ़ेगी तो लाजमी है कि फिर गेहूं का दाम कम हो, क्योंकि पता है कि जब आपूर्ति बढ़ जाए और मांग कम हो जाए, मतलब मांग से ज़्यादा आपूर्ति हो जाए, तो उसका प्राइस घट जाता है, मूल्य घट जाता है। ये हुआ छठा का, छठा नहीं पांचवा का। अब छठा देखते हैं, अतः फसली संबंधित, इसका अर्थ है किसी एक फसल के एमएसपी को बढ़ाने पर अन्य फसलों के उत्पादन में पड़ने वाला प्रभाव। जैसे कि अगर हम जैसे गेहूं पे एमएसपी बढ़ा दिए, ठीक, तो जब गेहूं पे एमएसपी बढ़ा देंगे तो उसकी उत्पादकता, उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन दाल पे अगर एमएसपी घटा दिया जाए तो उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि किसान को चाहिए प्रॉफिट जहाँ से हो, तो आपूर्ति घट जाएगा और इसका मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पादन कम हो गया दाल में। जैसे जैसे दाल जो है, दाल में एमएसपी कम कर दिया जाए, मतलब एमएसपी कम कर दिया जाए, तो और गेहूं पे बढ़ा दे, तो वाजिब है किसान चाहेंगे गेहूं उपजाना, तो गेहूं जब उपजाया जाएगा तो आपूर्ति उसकी बढ़ जाएगी, तो उत्पादन बढ़ जाएगी, तो उसका मूल्य घट वाजिब ही घट जाएगा। लेकिन अगर दाल, जैसे दाल में एमएसपी नहीं, तो उत्पादन इसका कम हो गया, आपूर्ति इसकी कम हो गई, लेकिन इसी वजह से मूल्य बढ़ जाएगा। सातवां देखिए, कृषिगत और गैर कृषिगत वस्तु का क्यू, वस्तु व्यापक शर्तें। डब्ल्यूटीओ में यह नियम है कि कोई भी सदस्य देश उन फसलों पर का निर्यात नहीं कर सकता है, उन फसलों का निर्यात नहीं कर सकता है जो एमएसपी पर अधिग्रहण किया जाता है। एमएसपी पर कोई भी फसल का अधिग्रहण किया जाता है, तो जो डब्ल्यूटीओ में जितने भी देश शामिल हैं
उसका निर्यात नहीं कर सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि गेहूं का जो बहुत ज़्यादा निर्यातक देश जो था यूक्रेन था। गेहूं गेहूं नहीं, चावल, हाँ गेहूं का। और इस युद्ध के वजह से खाद्य संकट बढ़ गया। तो डब्ल्यूटीओ, भारत जो चाहती थी कि डब्ल्यूटीओ उसे नियमों में राहत दी जाए, जिससे वह खाद्यान्नों का निर्यात करके विश्व में खाद्य संकट को दूर कर सके, किंतु डब्ल्यूटीओ द्वारा उसे अनुमति नहीं दी गई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए भारत को कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत मुफ्त अनाजों का निर्यात कर सकता है। तो बात खत्म है, नहीं हुआ। सीएससीपी सीएससीपी उपयुक्त कारणों के आधार पर एमएसपी की गणना करता है तथा इसके लिए वह निम्न फार्मूला या सूत्र का उपयोग करता है। पहला A2 लागत, दूसरा A2 प्लस FL लागत और C2 लागत। A2 लागत होता है वह लागत जिसे किसान प्रत्यक्ष रूप से नगद या वस्तु के रूप में भुगतान करता है। भूमि, किराया, बीज, उर्वरक, सिंचाई साधन, श्रमिकों को भुगतान इत्यादि। देखिए, ये जो होता है भूमि, जैसे भूमि, हालांकि हम लोग जिसका खुद का भूमि है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, जिसके दूसरे का भूमि पे जो करता है, तो जो भूमि मालिक होता है उसको तो किराया देना पड़ता है, वो किराया जोड़ा जाएगा। दूसरा बीज, बीज मतलब जो बीज आप खरीदते हैं वो जितना वो भी जोड़ा जाता है इसमें A2 लागत में। और उर्वरक लागत, उर्वरक मतलब जो उर्वरक के लिए मतलब खाद दिए जो, वो उर्वरक लागत। सिंचाई के साधन, सिंचाई में जो मतलब सिंचाई के लिए जो पैसा लगा वो। श्रमिक, जो आप खेत में लेबर सब लगाए गेहूं काटने के लिए, उपजाने के लिए, बोने के लिए, जो भी होता है, श्रमिक भुगतान लगा इत्यादि को A2 लागत में शामिल किया जाता है। बस इतना ही शामिल होता है A2 लागत में। अब देखिए A2 प्लस FL लागत जो होता है, FL लागत का मतलब परिवार श्रम को भी इसमें जोड़ा जाता है, जो किसान और उसके परिवार का श्रम लागत तो शामिल किया जाता है कि जो किसान नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप खेती के, तो आपके परिवार के कुछ सदस्य जो अवैतनिक हो जाए, मतलब अपने बच्चे लोग को जो खेत में ले जाता है कोई सब, चलो बेटा कर देना, सिंचाई हो कर साथ दे देना, उसमें तो पैसा दिया नहीं हमको पापा लोग, लेकिन उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। बस इसमें इतना ही जोड़ा जाता है। बाद में कि इधर जो है ये पूरा जोड़ा जाता है, इसके बाद एक अलग से इसमें परिवार श्रम भी लागत जोड़ा जाता है A2 प्लस FL लागत में। A2 लागत जो है FL लागत से हमेशा अधिक होता है। नहीं, A2 लागत जो है F A2 प्लस FL लागत जो है A2 लागत से हमेशा अधिक होता है। गलत पढ़िए। A2 लागत जो है FL लागत, A2 प्लस FL लागत जो है A2 लागत से हमेशा अधिक होता है। फिर से बोलते हैं, A2 लागत, A2 प्लस FL लागत जो है A2 लागत से हमेशा अधिक होता है। अब देखिए C2 लागत, इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों लागत को शामिल किया जाता है। दृश्य लागत में किसान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए नगद या वस्तु के भुगतान को शामिल किया जाता है, जैसे किराया, बीज, उर्वरक इत्यादि भुगतान। अदृश्य लागत में निम्न लागतों को शामिल किया जाता है, जैसे पहला, परिवार श्रम को शामिल किया जाता है जो A2 प्लस FL लागत में था। और दूसरा इसमें क्या है, भूमि प्रबंधन लागत, जो कि जो खुद भूमालिक जो होता है, खुद के भूमि पर किराया देता नहीं है, लेकिन उसको भी जोड़ा जाता है प्रबंधन लागत में। तीसरा जो किराया, जो कृषक के पास स्वयं की भूमि है तथा तथा जिससे चुकाया नहीं जाता, ठीक, जिसे चुकाया नहीं जाता फिर भी उसको जोड़ा जाता है। किसानों द्वारा संपत्ति के निर्माण के लिए बैंक द्वारा लिए गए उधार में चुकाया गया ब्याज। संपत्ति के निर्माण के लिए मतलब संपत्ति जैसे घर बनाने के लिए भी अगर किसान लोन लेती है, उस पर जो ब्याज चुकाती है उसको भी इस लागत में जोड़ा जाता है, C2 लागत में, ठीक ना। जबकि ये जो निर्माण भूमि, ये जो है कृषि में नहीं किया गया है, और दृश्य कृषि में तो नहीं किया गया, ये तो किया गया है निर्माण के लिए, संपत्ति के निर्माण के लिए, लेकिन इसको भी C2 लागत में जोड़ा जाता है। C2 लागत बराबर होता है दृश्य लागत प्लस अदृश्य लागत। C2 लागत बड़ा होता है A2 प्लस FL लागत से, और A2 प्लस FL लागत जो होता है A2 लागत से बड़ा होता है, ठीक। वर्ष 2016 में सरकार ने अशोक दलवई समिति, ये सब समिति याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ देता है, वनडे एग्जाम में। अशोक दलवई समिति की सिफारिश पर वर्ष 2022 तक देश में
कृषकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा तथा वर्ष 2017-18 के बजट में यह घोषणा किया गया कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सिफारिश पर एमएसपी में 50% की वृद्धि की जाए, मतलब 1.5 गुना। सरकार द्वारा यह वृद्धि A2 प्लस FL लागत में किया गया, जबकि स्वामीनाथन A2 प्लस FL लागत में जो क्या मतलब कम लागत पे ही कर दिया गया, जबकि C2 लागत में वृद्धि का सुझाव दिया, क्योंकि C2 लागत जब बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, उस पर करता है तो किसान को ज्यादा फायदा होता है। सुझाव दिया गया। वर्तमान में CACP या MSP की गणना में A2 प्लस FL लागत का उपयोग किया जाता है, जबकि साथ में जो है ना C2 लागत का भी गणना किया जाता है संदर्भित मूल्य के लिए। संदर्भित मतलब बराबर देखता है कि कितना ऊपर नीचे। देखिए C2 लागत में इसलिए नहीं किया गया कि अगर देखिए किसानों के पास ज़्यादा आय हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किसान ही हैं। भारत की जनसंख्या अगर कहा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा किसान हैं। तो अगर किसान की लागत ज़्यादा हो जाएगी, किसान के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे मुद्रास्फीति की भी संभावना बन सकती है। वो आगे पढ़ेंगे कि क्यों बन सकती है, या तो आप लोग को अगर पता होगा तो समझ ही गए होंगे। एमएसपी का लाभ, देखिए एमएसपी का लाभ क्या है। एमएसपी जो है कृषकों को निम्न आय फंदे से बाहर निकालता है, जो आगे पहले ही पढ़ चुके हैं। एमएसपी जो है उत्पादन में वृद्धि करता है, जो कृषकों की आय में भी वृद्धि करता है। एमएसपी उत्पादन में इसलिए वृद्धि करता है क्योंकि एमएसपी जो है जिस भी फसल पे बढ़ता है तो उस फसल की उत्पादकता हुबहू बढ़ जाती है, क्योंकि पक्का एक आदमी उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है कि चलो यही उपजाएं, इसमें एमएसपी ज़्यादा है। तो एमएसपी जो है कृषकों को बाजार में उनके उत्पादन के गिरते कीमतों से सुरक्षा देता है। हाँ, सुरक्षा तो देता है, क्योंकि अगर बाजार मूल्य कम भी हो जाता है तो एमएसपी उसको देता है। एमएसपी जो मतलब जितना उसका लागत है उससे ज़्यादा उसको मिलता है, ताकि उसको कुछ प्रॉफिट हो, लॉस ना लगे। एमएसपी जो एमएसपी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये समझ रहे हैं एमएसपी खाद्य सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। खाद्य सुरक्षा ऐसे प्रदान करता है कि एमएसपी भारत में जिस चीज़ की आपूर्ति कम हो जाती है, जिस खाद्य पदार्थ की, तो उस पर एमएसपी लागू कर दिया जाता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है और उसका मूल्य कम हो जाता है और उपभोक्ता वर्ग के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार हो जाती है। एमएसपी के द्वारा सरकार आवश्यकता अनुसार जो है फसल प्रतिरूप में परिवर्तित कर सकता है। ठीक ना, इसका मतलब प्रतिरूप में परिवर्तित कर सकता है। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। प्रतिरूप याद रखिएगा इसी को। एमएसपी के दोष जो क्या है। एमएसपी लाभकारी कीमत ना होकर केवल न्यूनतम कीमत ही है। सही बात है, लाभकारी मूल्य तो है नहीं, क्योंकि इसमें जो लागत लगा उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इससे क्या कोई खास लाभ तो होता नहीं है। इस प्रकार यह किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक नहीं हो पाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को ही प्राप्त हो पाता है, जिसमें अधिकांश बड़े और मध्यम किसान होते हैं। इस प्रकार अधिकांश सीमांत और लघु किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक, बागवानी फसलों को एमएसपी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अतिशीघ्र खराब होने वाली फसल है तथा इसके भंडारण के लिए देश में पर्याप्त शीतगृह का अभाव है। ठीक ना। एमएसपी सरकारी सब्सिडी खर्च है, जो गैर उत्पादन खर्च है में शामिल होता है। सरकारी गैर उत्पादन खर्च का सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि वैसा निवेश खर्च जिससे पूंजी की प्राप्ति ना हो, मतलब सरकार को राजस्व प्राप्ति ना हो, तथा यह सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है। राजकोषीय घाटा का मतलब जान रहे कि अतिरिक्त जो खर्च करते हैं सरकार, जैसे 100 रुपया खर्च है जिसमें कि प्राप्ति 80 रुपया हो, तो 20 रुपया जो हुआ वो अतिरिक्त खर्च हुआ। ठीक, किसानों की मांग में, पांचवा पढ़ रहे हैं, किसानों की मांग है कि गन्ना की तरह एमएसपी को भी वैधानिक मूल्य बनाया जाए, किंतु सरकार एमएसपी को वैधानिक मूल्य नहीं बना सकती है। कारण है इसका क्या, यदि इसे वैधानिक मूल्य बनाया जाता है तो एफसीआई को किसानों से समस्त 23 फसलों का अधिग्रहण करना पड़ेगा, जो एफसीआई के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एफसीआई के पास पर्याप्त भंडारगृह का अभाव है। और समस्त अगर कर भी लिया जाए तो इसको निर्यात नहीं कर सकती सरकार, क्या कर लेगी इसको। इतना कम दाम में, अगर इतना ज़्यादा दाम में सब अनाज का अधिग्रहण कर ले और उसको रख ले, पहली बात तो अगर भंडारगृह बन भी जाए और सबका अधिग्रहण हो भी जाए तो बाजार में जो है इसका बाजार में आपूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि सारा सरकार के पास रहेगी। सरकार ही मतलब
अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ सकता है इसके वजह से। और दूसरा बात, सरकार कितना ही बाजार में बेच देगी, इसको निर्यात करने के लिए तो पहले डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलना पड़ेगा देश को, तभी वो निर्यात कर सकता है। डब्ल्यूटीओ जब बाहर निकलेगा तो जरूरी नहीं कि कोई देश इसको एक्सेप्ट कर ले। एक होता है ना प्रति शुल्क और गैर प्रति शुल्क, गैर प्रति शुल्क बाधा लगा देगी कि हमारे स्वास्थ्य मानक के अनुरूप नहीं है, तो नहीं लेगा, निर्यात होगा ही नहीं। इससे सरकार को बहुत घाटा लग सकता है। अधिक भंडारण करने से यह डब्ल्यूटीओ जो हम बता रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के अंबर बॉक्स सब्सिडी का ऊपरी सीमा का भी उल्लंघन कर सकता है। नंबर 6 में एफसीआई के सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार एफसीआई किसानों से एमएसपी पर अधिकतम 40% फसलों का अधिग्रहण कर पाता है भंडार गृहों के अभाव में। भंडार गृह का अभाव है इसलिए। इस प्रकार किसानों को अपना अधिकांश अनाज बाजारों में विक्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब देखिए, एफसीआई केवल सीमित राज्यों में ही एमएसपी पर अनाजों का अधिग्रहण करता है, जबकि शेष राज्यों में वह अनाजों का अधिग्रहण के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करता है, जो मनमाने तरीके से किसानों से अनाज का अधिग्रहण करते हैं। इससे अधिकांश सीमांत और लघु किसानों को लाभ नहीं होता है। यहाँ गलती लिखा हुआ है, लाभ नहीं होता है। एमएसपी फसल प्रतिरूप में, जो बोले थे याद रखने के लिए, फसल प्रतिरूप में परिवर्तित करता है और फसल विविधता को हतोत्साहित करता है। ठीक ना। प्रतिरूप का क्या मतलब है? तो फसल प्रतिरूप, जब किसी कृषि जोत में मृदा, तापमान और जलवायु के अनुकूल फसल का उत्पादन होता है तो उसे फसल प्रतिरूप कहा जाता है। मतलब कि जो भूमि है, उसका जो तापमान है, उसकी जो जलवायु, उसी के अनुकूल फसल को उपजाया जाता है, तो ये हुआ प्रतिकूल। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एमएसपी जो है फसल के प्रतिरूप में परिवर्तित कर देता है। अब क्योंकि एमएसपी जिस भी फसल पर लागू होगा, उसके उत्पादन, उसकी बुआई के लिए, मतलब क्या, उसको उपजाने के लिए सरकार नहीं, जनता, किसान जो है प्रोत्साहित हो जाती है। और उसी वो जलवायु तलवायु नहीं देखती, मृदा नहीं देखती कि मृदा किसके अनुकूल है, वो सीधा उपजा दी। इससे क्या होता है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान होता है इस वजह से। अब देखिए इसमें क्या है, फसल विविधता को हतोत्साहित करता है। फसल विविधता को इस प्रकार हतोत्साहित करता है, पहले फसल विविधता जान लेते हैं। जब कृषि जोत में एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन होता है तो उसे फसल विविधता कहता है। फसल एक साथ जो होता है तो इससे होता क्या है कि फसल विविधता होती है। लेकिन एमएसपी की वजह से एकल फसल को उपजाया जाने लगता है, क्योंकि एकल फसल उपजाएगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तब ना उसे एमएसपी पे बेचा जाएगा, तो किसान को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं, फसल प्रतिरूप और फसल विविधता दोनों ही मृदा की उर्वरक क्षमता के लिए लाभकारी होता है। ये जो है फसल प्रतिरूप और फसल विविधता दोनों उर्वरक क्षमता के लिए लाभकारी होता है, जबकि एमएसपी जो है फसल प्रतिरूप में परिवर्तित करता है और एकल फसलिय को बढ़ावा देता है, फसल विविधता को हतोत्साहित करता है। ये सवाल है, साहयिकियां एमएसपी प्रतिरूप और शस्य विविधता और कृषि की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्वेश्चन है, बनाना हो तो बना लीजिए। अब नामा पढ़ते हैं। एमएसपी जो है दीर्घकाल में कृषि में विकृति उत्पन्न करता है। दीर्घकाल में यह मृदा की उर्वरकता क्षमता को कम करता है, जिससे कृषि जो धीरे धीरे प्रति भूमि में बदल सकती है। क्योंकि इस तरह जो कृषि हुआ तो कृषि भूमि की जो मृदा है वो प्रभावित हो जाएगी, इस वजह से भूमि प्रति हो जाएगी, क्योंकि उस पर उसकी उर्वरकता क्षमता कम हो जाएगी और वो उत्पादन नहीं कर दे पाएगा। एमएसपी जो है अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग को, अत्यधिक उर्वरक इसलिए किया जाता है यूज, ताकि उत्पादन बढ़ सके। तो एमएसपी जो है अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, जो मृदा को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। यह भूमिगत जल स्तर में कमी करता है। भूमिगत जल का 90% उपयोग कृषि में ही होता है। ये सवाल है, एमएसपी अल्पकाल में कृषकों की आय में वृद्धि करने में सहायक हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह कृषि में विकृति उत्पन्न कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित व्याख्या करें। दे सकते हैं आप।
अब एमएसपी में सुझाव जो है क्या दिया है सरकार द्वारा जैविक कृषि, मतलब एमएसपी में सरकार सुझाव नहीं, हम लोग सुझाव दे सकते हैं कि सरकार द्वारा जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। सिक्किम जो है देश का पहला राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि की जाती है। साथ ही सरकार द्वारा शून्य बजट कृषि पर जोर दिया गया है। शून्य बजट कृषि पे जोर दिया गया है। एमएसपी के एमएसपी के दायरे में बागवानी फसलों को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पौष्टिक युक्त भोजन अधिकांशतः बागानी फसलों से प्राप्त होते हैं। अधिग्रहण में ठेकेदारों की भूमिका को समाप्त कर देना चाहिए जिससे सीमांत और लघु किसानों को एमएसपी का लाभ एमएसपी का अधिक लाभ प्राप्त हो सके। शीत भंडार गृह का निर्माण पर जोर देना चाहिए सरकार को। फसल वाणिज्यिकीकरण और फसल विविधीकरण पर जोर देना चाहिए। एमएसपी की गणना में A2 प्लस FL के स्थान पर C2 लागत को लिया जाना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। फसलों में सिंचाई में अधिक से अधिक सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई का मतलब ये फुव्वारा वाला जो सिंचाई होता है वैसा, वो नहीं डायरेक्ट पानी डाल दिए पाइप लगा दिए पर हो रहा है सिंचाई हो रहा है, ऐसा वाला नहीं। एक आता है ना फुव्वारा वाला कि हर खेत में बिछा दिया जाता है, उसको चला दिया जाता है, कम पानी में पूरे तरह से खेत भीग जाता है और सिंचाई हो जाती है। अब देखिए नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में एमएसपी में सुधार के लिए 3 मुख्य सुझाव दिए गए हैं जिसके आधार पर वर्ष 2018 में सरकार द्वारा पीएम आशा योजना शुरू किया गया, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं: बाजार आश्वासन योजना, मूल्य कमी खरीद योजना, निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना। बाजार आश्वासन योजना क्या होती है? इस योजना के अंतर्गत एफसीआई द्वारा अनाजों का अधिग्रहण राज्यों को सौंप दिया जाता है। ठीक, राज्यों द्वारा ही अनाजों का अधिग्रहण और भंडारण और वितरण किया जाता है। इसमें जो मतलब क्या है, सीधा राज्य को सौंप दिया गया, राज्य अपना कर रहा है। उसमें जो है राज्य को जो नुकसान हुआ हो, ये सारा जो है इसमें आता है। पीएम आशा योजना में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के अंतर्गत ये सब आ रहा है। तो राज्य इसमें जो है राज्य सरकार को यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करे। इससे क्या होगा कि भारत सरकार को इस मामले से मतलब कि जो राजकोषीय घाटा होता है इस वजह से इससे छुटकारा मिल सकता है अगर राज्यों को सौंप दिया जाता है तो, जो सौंप दिया गया है। नहीं तो ये योजना जो एमएसपी पूरी तरह से प्रभावी करती थी राजकोषीय घाटा को। इससे थोड़ा सा राहत मिला है केंद्र सरकार को। मूल्य कमी खरीद योजना, इसमें क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत जो है किसान अपने उत्पादन की बिक्री बाजार में करता है तथा उससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से उसके बैंक खाते में दी जाती है दी जाती है, किंतु यह क्षतिपूर्ति अधिकतम 25%, मतलब 25% का ये मतलब हुआ कि जैसे 100 रुपये किलो गेहूं है, आप बेचे 100 रुपये किलो गेहूं, ठीक। आप जब बेचने गए मार्केट में, आप 100 रुपये आपका है टोटल लगा, आप बेचने जब गए तो 75 रुपया में बिका। तो 100 का 25% पहले जान लीजिए कितना होता है, 25 रुपया। आप बेचे 75 रुपया में, ठीक। तो जब आप 75 रुपया में जब उसको जाके बेचे तब तो बेच दिए, तो आपका जो नुकसान कितना हुआ, 25 रुपया का। तो 25 रुपया आपको सरकार देगी, लेकिन आप उसी जगह पे उसी गेहूं को 100 रुपया है उसको 25 में बेच दिए, तो आप चाहिएगा कि सरकार आपको 75 रुपया देगी, तो नहीं देगी। आपको मात्र 25% ही क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, 25% ही दिया जाएगा। मतलब अगर 25 में तो सरकार को 25 रुपया देगी, 25 रुपया देगी, मतलब हुआ 50, आपका 50 रुपया नुकसान हुआ। ये हुआ क्षतिपूर्ति। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते, अगर ऐसा नहीं होता, ये नियम नहीं होता 25%, तो आप जाके सरकार के पास झूठ भी बोल सकते थे, हम इतना में ही बेचा, हमको इतना क्षतिपूर्ति चाहिए। ऐसा नहीं ना हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना। यहाँ निजी कंपनियों को किसानों से अनाज के अधिग्रहण और भंडारण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा सरकार द्वारा उसे अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। सरकार द्वारा उसे किसी कंपनी को
कंपनी को दी जाती है सब्सिडी। अगर सरकार कहती है कंपनियां को कि आप सीधा किसानों से अनाज का अधिग्रहण कीजिए और अपने उद्योग में यूज कीजिए, और इससे क्या होगा, सब्सिडी देने का क्या मतलब होता है कि सर जब वो उत्पादन बनेगा, कुछ भी बनाया, जैसे कोई कंपनी मान लिया जाए कि सरकार से गेहूं लिया और ब्रेड बेचना शुरू किया कोई कंपनी, तो सरकार उसको कहती है कि आप गेहूं लीजिए कंपनी से, मतलब किसानों से सीधा आप गेहूं लीजिए और उसका उत्पादन कीजिए, उसको बेचिए, आपको उसमें सब्सिडी हम देंगे। मतलब कि 100 रुपया का चीज़ है तो उसमें सरकार उसको, वो जो बेचेगी, कंपनियां जो बेचेगी 100 रुपए की चीज़ को, मान लो कि सर कंपनियां 25 रुपये में बेच दी, 25 ज़्यादा बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम बोलिए, तो कंपनी उसको 75 रुपये में बेचेगी, लेकिन कंपनी का उसमें लगा होगा, मान लिया 75 रुपये में इसलिए बेचेगी ताकि कम दाम में बिके, ज़्यादा बिके। उसमें कंपनी को सब्सिडी के आधार पर दिया जाएगा 25 रुपये सरकार के द्वारा। इससे यह होगा कि उसकी उत्पाद, उसको पूरा पैसा भी मिल जाएगा और उसके कम उत्पादन भी पूरी तरह से बिके, क्योंकि जब मूल्य उसका कम रहेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, मूल्य कम रहने की वजह से उसकी बिक्री ज़्यादा हो पाएगी। ये सब्सिडी का बात किया जाए जो कंपनी को दी जाएगी, इससे कंपनियां प्रोत्साहित होगी और वो चाहेगी कि किसानों से सीधा अनाजों का अधिग्रहण किया जाए। ये ये सारा आशा, पीएम आशा योजना के तहत है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म हुआ, तो एमएसपी यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।